हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, हम लोग जानेंगे आज हिमालयन क्लाइमेट रिस्क 2025 जो रिपोर्ट है उसके बारे में। और हिमालय जो है, जैसे आपको पता भी है कि यह जो हमारा भूक्षेत्र है भारत का, वह गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था और उसमें इसके बीच में जो है वह टेथिस सागर हुआ करता था। तो जब यह यूरेशिया प्लेट से टकराया तो बीच में जो टेथिस सागर वाला पार्ट था वह क्या हो गया, फुल अप हो गया और उसके जगह पर जो है न्यून जो है वलित पर्वत जो है जिसका नाम हिमालय है, उसका निर्माण हुआ, जिसमें पश्चिम के साइड में ज्यादा चौड़ाई है और पूर्व की तरफ आते आते इसकी चौड़ाई जो है ये बिल्कुल संकीर्ण हो जाती है, मतलब पतली हो जाती है। ठीक ना। इसकी लंबाई के बारे में आपने देखा होगा कि इसकी लंबाई जो है उधर जो है अगर देखा जाए उस समय का भारत, हालांकि भारत के अगर दृष्टिकोण से देखेंगे तो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो है इसकी लंबाई है। तो इसमें हमेशा हलचल होता रहता है, इसकी प्लेटें जो है हमेशा जो है वह गतिमान रहती है और गतिमान रहने के कारण यह जो क्षेत्र है वो भूकंप के दृष्टिकोण से, चाहे भू स्खलन का जो दृष्टिकोण है उससे भी यह हमेशा संवेदनशील जो है वह क्षेत्र रहता है और भूकंप के जोन में भी ये आता है। तो वनरेबल क्षेत्र है, ऐसा एक चीज तो आप समझ चुके हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में, हालांकि इस वर्ष ही आपने देखा होगा 2025 में हिमाचल प्रदेश में कितना बड़ा जो है तबाही आया लैंडस्लाइड होकर। इवन अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड में भी वैसे ही तबाही देखने को मिला। तो ये जो तबाही देखने को मिल रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है या मुख्य रूप से ग्लेशियर जो है फ्लड आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, या उस बादल जो है फट रहा है, तो आखिर अच्छा बादल फटना होता क्या है? बादल फटने का मतलब ये नहीं कि बादल एक गुब्बारा है वहां पे फट गया हो गया, ऐसा नहीं। बादल फटने का मतलब जो बादल है एक ही जगह इकट्ठा होने का, पासी जो मेघ है और एक ही जगह पूर्ण रूप से पूरा बारिश करा दे तो क्या होगा? पूर्ण रूप से जब वर्षा एक ही जगह पे होगा और वनों की कटाई अंधाधुंध चल रही है। और ये आपको याद भी होगा कि यही उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र है जिसमें वनों की कटाई को रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा के माध्यम से जो है पेड़ों को बचाने के लिए बहुत सारे अभियान शुरू किए गए थे, है ना। चिपको आंदोलन शुरू किया गया था, आपको पता भी है। तो यहाँ पे वनों की जो अनाधुंध कटाई हो रही है उसका मुख्य रूप से कारण जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए या और भी जो पर्यटन का क्षेत्र जो डेवलपमेंट किया जा रहा है या जिसके चलते दबाव ज्यादा बढ़ रहा है, या लोग वहां पे जाके नए नए फ्लैट, नया नया मुख्य रूप से जो है जमीनों को खरीद कर वहां पे अपना नया मकान बना रहे हैं ज्यादातर लोग जो है। तो इनके पॉपुलेशन को बढ़ने के कारण, इनके पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण जो फ्लड एरिया है या मुख्य रूप से जो वन या फॉरेस्ट्री जो एरिया है उसमें गिरावट आई। अब उसमें गिरावट आई तो क्या होगा? जो पर्वतीय क्षेत्र है वो उसमें जो पेड़ पौधों के जो जड़ें होते हैं वो क्या करती है, वह उनको उनकी मिट्टियों को जकड़ के रखने का काम करती हैं। अब जब वही पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो उनकी मिट्टियों को जकड़ कर रखेगा कौन? तो मिट्टियां वहां पे क्या हो जाएंगी, वह अपर्दन के रूप में शुरू हो जाएंगी। कैसे अपर्दन अपर्दन के रूप में शुरू हो जाएगी? जब बादल फटेगा, बादल फटने का मतलब जब एक ही जगह पर सबसे ज्यादा मात्रा में वर्षा हो जाती है, पूरा का पूरा पानी एक ही जगह पे गिर जाता है, तो उस तरह से क्या होगा? तो जैसे आप देखे होंगे, एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए कि अगर आपके घर में नलका है और नलका के पानी को जो ट्यूब है उसको खोल दीजिए और नीचे जो है प्रस्तर जो है वो आपका मिट्टी का हो, तो आप देखेंगे कुछ समय बाद वहां पे गड्ढा हो जाता है, क्योंकि वो पानी जब गिरता है तो धीरे धीरे उसके धार के गिरने के कारण जो है घर्षण के कारण वो मिट्टी का कटाव करते जाता है। ठीक वही परिस्थिति जब आप एक ब्रॉड लेवल पे सोचते हैं कि अगर बादल फटेगा तो उस एरिया में ही पूरा पानी अगर एक ही जगह पे गिर जाए तो क्या होगा? तो वहां पे क्या होगा? लाजमी है कि अपर्दन है। अब उस स्थिति में जो है पेड़ पौधे रहेंगे तो तब तो उसको जकड़े रहेंगे, लेकिन पेड़ पौधे हैं ही नहीं, तो इसलिए वहां की मिट्टी जो है उसमें नमी ज्यादा हो गई और वह एक तरह से गिरना, या पहाड़ी जो क्षेत्र है वो एक तरह से गिरना जो है शुरू हो गया। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है लैंडस्लाइड वाला जो है मामला देखने को मिलेगा। इवन जो है बाढ़ जो आएगा वह ज्यादा मामले देखने को मिलेंगे। इवन जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये भी एक प्रकार का देख सकते हैं इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। कैसे? तो ग्लोबल वार्मिंग, जैसे हिमालयन जो क्षेत्र है आप देखेंगे वहां पर सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स हैं, और ग्लेशियर्स हैं तो ग्लेशियर लेक के भी बनने की चांसेस ज्यादा हैं। अब ग्लेशियर लेक ज्यादा हैं, अब वही जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है? पृथ्वी हीट हो रही है धीरे धीरे। तो पृथ्वी जब हीट हो रही है ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण, तो उसमें क्या होगा? अच्छा, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों होता है इसके बारे में आप जानते ही हैं, हालांकि मैं उसके बारे में ज्यादा अभी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि उस पर ही ज्यादा एक अलग से वीडियो में बना दूंगा कभी, क्योंकि उस पर ही आधे घंटे का क्लास हो जाएगा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। तो मैं केवल एक सीधा साधा यही बात बता रहा हूँ कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो ग्रीन हाउस जो गैसेज होती हैं, जैसे मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, और सारी जो मीथेन गैस जो मुख्य रूप से जो गैसें हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जिनसे फैलता है,
यानी जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, उनके कारण क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग होगा तो क्या होगा, ये जो ग्लेशियर लेक्स है वो क्या होंगी, पिघलेंगी। अब पिघलेंगी तो वहां पे क्या होगा, जो उसके नीचे वाला जो इलाका है, वह जैसे मान लीजिए कि यह पर्वत वाला इलाका है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये कटाव हो गया, कटाव होने के कारण यहाँ पे लेक बन गया। अब ये लेक कैसा है, ग्लेशियर लेक है, यानी बर्फ से जमा हुआ एक लेक है। अब यहाँ पे निचले एरिया में क्या रहता है, घनी बस्तियां रहती हैं। अब यहाँ पे क्लाइमेट चेंज होगा तो ये क्या होगा, पिघलेगा ही। अब पिघलेगा तो यह पानी जब ऊपर जाएगा, फ्लो करेगा, तो ये नीचे मुख्य रूप से बाढ़ के रूप में आएगा। तो वही बाढ़ के रूप में आएगा, फ्लड के रूप में आएगा, तो उसी को क्या कहा जाता है, ग्लेशियर लेक फ्लड कहा जाता है, ठीक ना। जैसे ग्लेशियर लेक जो फ्लड है वो आपने देखा होगा पिछले वर्ष में सिक्किम में आया था, तो कितना बड़ा नुकसान हुआ था, जो डैम बन रहे थे। तो इसका एक कारण नहीं है जिसको बताया जा सके कि यह मुख्य कारण है जिसके कारण ये हो रहा है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है। हिमालयन रीजन ऐसे ही पहले से ही जो है संवेदनशील रहा है, आपको पता है। राइजिंग जो क्लाइमेट जो हो रहा है, जियोलॉजिकल थ्रेट, इवन जो है पर्यटन क्षेत्र है उसको भी सस्टेनेबल बनाना चाहिए। वहां पे आप देखेंगे, जैसे मैं उत्तराखंड साइड में ही गया था तो मैं देख रहा था, वहां पे जितना भी टूरिज्म वाला जो क्षेत्र है, वहां पे इतने ज्यादा गाड़ियों का दबाव है, तो वहां से प्रेशर, एक तो हिमालयन क्षेत्र संवेदनशील है, वहां पे जब जाएगा तो क्या होगा, और वहां पे गाड़ियां जब जाएंगी डीजल पेट्रोल वाली, तो कार्बन का एमिशन और ज्यादा हो रहा है, तो वहां पे इसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। सस्टेनेबल पर्यटन का मतलब ये हुआ कि वहां पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली जो गाड़ियां हैं उनको मुख्य रूप से, या जो प्राइवेट निजी गाड़ियां हैं उनको पहले कहीं पार्किंग लगा के वहीं पे रोक दिया जाए, और बाकी जगह जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल से पर्यटन क्षेत्र को मुख्य रूप से जोड़ा जाए, या मुख्य रूप से नवीनीकरणीय जो ऊर्जा स्रोत हैं उनसे जोड़ा जाए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि वहां उस मेन रीजन में जो दबाव पड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो गया, या अलग अलग जो ज्यादा व्हीकल्स का जो जमाव पड़ रहा है, वो भी सारी चीजें हो गई। वो भी सारी चीजें जो है अल्टीमेटली रूप से जाके क्या कर रही हैं, इफेक्ट डाल रही हैं, ठीक ना। तो यह इसी के चलते ये सारी चीजें हो रही हैं। 2021 में आया था चमोली उत्तराखंड में, आप देखे थे ग्लेशियर कोलैप्स हो गया था। फिर 2023 में आप देखेंगे कि सिक्किम में वैसे ग्लेशियर लेक बस्ट डैमेज जो हो गया था। कौन सा, चुंगथांग जो डैम था वह डैमेज हो गया था, मैंने बताया ही अभी कुछ समय पहले। अभी 2025 में, अभी हाल ही में इसी अगस्त महीने में आप देखेंगे कि हर्षिल डिस्टर्ब की जो है वहां पे हुआ था उत्तराखंड में भी, और हिमाचल प्रदेश में भी कितना जान माल के वहां पे हानि हुई, नुकसान हुआ था। तो इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय है, मैंने पहले ही बताया। इससे जितना भी हिमालय जो क्षेत्र है, ये सारे हिमालयन क्षेत्र में सस्टेनेबल टूरिज्म को मुख्य रूप से बढ़ावा दिया जाए। सस्टेनेबल टूरिज्म का मतलब क्या होता है, तो मैंने अभी कुछ समय पहले उसको बताया है, ठीक ना। तो इससे क्या होगा, ये सारी चीजों का मुख्य रूप से कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक ना। तो और जो यहाँ पे बसेरा है, जो बसाव है, वह मुख्य रूप से कैसा हो, तो वह एक पैमाने पर किया जाए, जिस पैमाने पर वहाँ के जो एरिया हैं या वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वह लोकल कम्युनिटी को ही केवल वो सारी चीज़ें मिले। बाकी लोग जाके ज़्यादा जो फ्लैट खरीद के या ज़्यादा जो ज़मीन खरीद के वहाँ पे पॉपुलेशन का दबाव बढ़ा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है उसको रोकना चाहिए, जिसके चलते ये सारी चीज़ें हो रही है। G20 में भी ये मुद्दे उठाए गए थे, और भी जितने भी सम्मेलन है वो सारी चीज़ों में, IPCC से लेके सारी चीज़ों में आपने देखा होगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।